हरियापुर गांव में सावन का महीना शुरू हो चुका था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। लेकिन इस सुहावने मौसम में एक ही चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी, मदन के मछली के पकौड़े। मदन गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान चलाता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि जो एक बार उसकी मछली का पकौड़ा खा लेता, वो उसका दीवाना हो जाता। आओ भाई साहब, गर्मा गर्म मछली के पकौड़े तैयार हैं। ऐसी बारिश में ऐसे मछली पकौड़े पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मदन अपनी दुकान पर अकेला ही काम करता था। उसकी पत्नी कमला घर पर मछलियों को साफ करने और मसाला तैयार करने में उसकी मदद करती थी। मदन का मानना था कि व्यापार में ईमानदारी और स्वाद ही सबसे बड़ी पूंजी है। तभी वहाँ गांव का एक पुराना ग्राहक रामू आता है और कहता है, मदन भाई, जल्दी से एक प्लेट पकौड़े लगा दो। इस बारिश ने तो हड्डियां कंपा दी हैं। अब तुम्हारे हाथ के बने मछली के पकौड़े ही राहत देंगे। अरे रामू भाई, अभी लीजिए, बस 2 मिनट सब्र रखिए। पकौड़े अभी ताजे ताजे कढ़ाई से बाहर आ रहे हैं। साथ में धनिया की चटनी भी लीजिएगा। रामू ने जैसे ही पकौड़ा मुंह में रखा, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। मदन मुस्कुराहट के साथ अपनी दुकान पर काम में लगा हुआ था। उसे पता था कि बारिश जितनी तेज होगी, उसकी बिक्री उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गांव का लालची साहूकार, जो हर किसी की तरक्की से जलता था, उसकी दुकान पर नजर गड़ाए बैठा है। साहूकार धर्मदास अपने आलीशान बरामदे में बैठा था। उसके सामने उसका चापलूस नौकर लल्लन खड़ा था। साहूकार की नजरें दूर मदन की दुकान पर जमी हुई थी, जहां बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ लगी हुई थी। साहूकार को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली सा मछली बेचने वाला उसके सामने इतना नाम कमा रहा है। लल्लन, तूने देखा, इस मूसलाधार बारिश में भी लोग मदन की दुकान पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे वहां सोना बट रहा हो, जबकि मेरा अनाज का गोदाम खाली पड़ा है और कोई नया सौदा भी नहीं मिल रहा। हुजूर, आपने सही कहा। मदन का हाथ बड़ा साफ है और उसके पकोड़ों की खुशबू हवा के साथ सीधे लोगों के घर तक पहुंच जाती है। इसीलिए कोई खुद को रोक नहीं पाता। खुशबू नहीं, ये मेरी आंखों का कांटा है। अगर ये ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो कल को मुझसे कर्ज लेना बंद कर देगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी ये दुकान बंद हो जाए या फिर सारा मुनाफा मेरी जेब में आए। उधर मदन अपनी दुकान बढ़ाने के बाद घर पहुंचता है। वो भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसकी पत्नी कमला ने उसके लिए तौलिया निकाला और उसे गर्म पानी दिया। जी, आज तो बहुत देर हो गई। क्या आज भी बहुत भीड़ थी? और सुनिए, मछुआरे का पिछला हिसाब भी तो चुकता करना है। अरे कमला, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है। सावन की बारिश ने ग्राहकों की भूख बढ़ा दी है। कल सुबह सबसे पहले मछुआरे के पास जाऊंगा और उसे पूरे पैसे देकर और ज्यादा ताजी मछलियां ले आऊंगा। मुझे लग रहा है कि कल और भी ज्यादा भीड़ होने वाली है। मदन अपनी योजना बना रहा था, लेकिन साहूकार धर्मदास ने अपने दिमाग में एक जाल बुनना शुरू कर दिया था। उसने लल्लन को अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर लल्लन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अगली सुबह आसमान थोड़ा साफ था, लेकिन हवा में अभी भी नमी और ठंडक थी। मदन अपनी पुरानी साइकिल लेकर नदी किनारे बसे मछुआरे रघु के पास पहुंचा। मदन को आज 40 किलो ताजी मछली की जरूरत थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आज भी वैसी ही भीड़ होगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार का खास आदमी लल्लन पहले से ही रघु से बात कर रहा था। रघु भाई, आज जाल में क्या फंसा है? मुझे आज काफी माल चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में ग्राहकों की मांग बहुत बढ़ गई है। अरे मदन भाई, बात दरअसल ये है कि आज साहूकार जी ने सुबह सुबह सारा स्टॉक पहले ही बुक कर लिया है। उनके घर कोई बड़ी दावत है शायद। मदन ये सुनकर हैरान रह गया। साहूकार तो कट्टर शाकाहारी था, फिर उसने इतनी सारी मछलियां क्यों मंगवाई? उसे समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। लल्लन पास आकर मदन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अरे मदन भाई, परेशान क्यों होते हो? साहूकार जी का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें मछली चाहिए तो तुम साहूकार जी की कोठी पर आकर उनसे बात कर लो, वो मना नहीं करेंगे। साहूकार और दरिया दिली, ये तो सूरज के पश्चिम से निकलने जैसा है। लेकिन अगर आज दुकान नहीं खुली तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और ग्राहक लौट जाएंगे। मदन भारी मन से साहूकार की कोठी की ओर चल पड़ा।
वो जानता था कि ये साहूकार की कोई चाल है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब वो कोठी पहुंचा तो साहूकार अपने आंगन में बैठा हुआ था और उसके सामने ताजी मछलियों की टोकरियां रखी हुई थी। मदन को देखते ही साहूकार के चेहरे पर एक कुटिल चमक आ गई। वो जानता था कि मदन अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका है। आओ मदन, देखो कितनी ताजी और बढ़िया मछलियां हैं। मुझे पता चला कि तुम्हें आज माल नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। आखिर तुम भी इसी गांव के हो। साहूकार जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप बस मुझे इन मछलियों का दाम बता दीजिए, मैं अभी पैसे चुका दूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। पैसे? अरे भाई, पैसे तो तुम देते ही रहते हो। आज एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें ये सारी मछलियां मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त साहूकार जी? शर्त यह है कि आज तुम जितनी भी कमाई करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा, और अगर तुम ये शर्त नहीं मानते तो ये मछलियां यहीं सड़ जाएंगी, पर मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगा। मदन अंदर से उबल रहा था। आधा मुनाफा? ये तो सरासर लूट थी। मेहनत उसकी, हुनर उसका और कमाई साहूकार की। मदन ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसने मुश्किल वक्त में अपनी दुकान खड़ी की थी। उसने साहूकार की आंखों में सीधे देखते हुए जवाब दिया, साहूकार जी, मुझे मंजूर है। आप ये मछलियां मेरे ठेले तक पहुंचवा दीजिए। मैं आज शाम को आपके हिस्से के पैसे लेकर खुद कोठी पर आऊंगा। साहूकार अपनी जीत पर इतराने लगा। उसे लगा कि उसने मदन को अपने झांसे में लिया है, लेकिन मदन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि ईमानदारी का धंधा कैसे किया जाता है और धोखेबाजों को सबक कैसे सिखाया जाता है। मदन मछलियां लेकर अपनी दुकान की ओर बढ़ गया, जहां बारिश एक बार फिर से शुरू होने वाली थी। मदन मछलियों की टोकरियां लेकर अपनी दुकान पर तो आ गया था, लेकिन उसका मन भारी था। उसे पता था कि अगर वो साहूकार को आधा मुनाफा देगा तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। उसने घर जाकर कमला को सारी बात बताई। कमला पहले तो परेशान हुई, लेकिन फिर उसने मदन को तसल्ली दी। मदन ने कुछ देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। कमला, साहूकार ने सोचा है कि वो मेरी मेहनत की कमाई खाएगा, लेकिन उसने मदन की चतुराई को कम आंका है। आज मैं दुकान पर पकौड़े तो बेचूंगा, लेकिन एक नए तरीके से। आप क्या करने वाले हैं? कहीं साहूकार को पता चला कि आप उसे धोखा दे रहे हैं तो वो गांव में आपका रहना मुश्किल न कर देगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, मैं बस अपने व्यवसाय का नियम बदल दूंगा। तुम बस जल्दी से अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करो। आज पकौड़ों का स्वाद ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद चलकर आएं। मदन ने अपनी दुकान पर पहुंचकर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था, आज मछली के पकौड़े बिल्कुल मुफ्त, बस एक शर्त, अपनी इच्छा से इस दान पेटी के डिब्बे में दान दें। जैसे ही लोगों ने ये पढ़ा, पूरे गांव में खलबली मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है। तभी वहाँ गांव का मुखिया आता है और कहता है, मदन, ये क्या पागलपन है? मुफ्त में खिलाओगे तो साहूकार का हिस्सा कहाँ से दोगे, और तुम्हारा घर कैसे चलेगा? मुखिया जी, बस आज का करिश्मा देखिए। बारिश का मौसम है, लोगों का मन खुश होना चाहिए। आप बस एक बार स्वाद चखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही कढ़ाई में मछली के पकौड़े तलने शुरू हुए, उनकी महक पूरे गांव की गलियों में तैरने लगी। लोग बारिश में छाता लेकर मदन की दुकान की तरफ दौड़ने लगे। मदन ने दुकान के बाहर एक बड़ा सा डिब्बा रख दिया था। मदन बड़े प्यार से सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाने लगा। आइए आइए, आज सावन की इस बारिश में मदन की तरफ से आप सबको दावत है। भरपेट खाइए और अगर मन करे तो उस डिब्बे में कुछ डालते जाइएगा, ताकि कल भी हम आपके लिए ताजी मछली ला सकें। वाह मदन भाई, पकौड़े तो लाजवाब हैं, और तुम्हारी ये दरिया दिली देखकर दिल खुश हो गया। ये लो मेरी तरफ से इस नेक काम के लिए छोटा सा योगदान। ग्राहक ने चुपचाप डिब्बे में 50 रुपए डाल दिए, जबकि पकौड़ों की एक प्लेट की कीमत केवल 30 रुपए हुआ करती थी। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि मदन के हाथ कम पड़ने लगे। लोग मुफ्त के नाम पर आए थे, लेकिन मदन का व्यवहार और स्वाद देखकर कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा था। कोई 20 डाल रहा था तो कोई 100 का नोट। साहूकार जी, आपने मेरा मुनाफा मांगा था ना? अब देखिए, इस डिब्बे में जो है वो दान है, कमाई नहीं। व्यापार की भाषा में इसे उपहार कहते हैं, और उपहार पर किसी का हक नहीं होता। साहूकार धर्मदास को जब लल्लन ने ये खबर दी कि मदन मुफ्त में पकौड़े बांट रहा है, तो साहूकार का माथा घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मदन अपना नुकसान क्यों कर रहा है।
वो अपनी छतरी लेकर खुद दुकान की ओर निकल पड़ा। साहूकार को लग रहा था कि मदन पागल हो गया है, पर उसे नहीं पता था कि मदन ने उसके ही जाल से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। साहूकार धर्मदास मदन की दुकान के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बारिश के बावजूद लोग कतार में खड़े थे और मदन मुस्कुराहट के साथ सबको पकौड़े परोस रहा था। साहूकार ने देखा कि हर आदमी पकौड़े खाने के बाद उस डिब्बे में कुछ ना कुछ जरूर डाल रहा था। ये क्या तमाशा लगा रखा है मदन? गांव भर को मुफ्त में मछली के पकौड़े खिला रहे हो? क्या मेरा हिस्सा डुबाने का इरादा है? अरे साहूकार जी, तमाशा कैसा? आपने ही तो कहा था कि आज का मुनाफा आधा आधा होगा। मैं तो बस ग्राहकों को खुश कर रहा हूँ। खुश कर रहे हो या मुझे बर्बाद? अगर तुम पैसे ही नहीं लोगे तो मुनाफा कहाँ से होगा? और मुनाफा नहीं होगा तो तुम मुझे क्या दोगे? तुमने जानबूझकर मुफ्त का बोर्ड लगाया है ताकि तुम्हें मुझे कुछ देना ना पड़े। साहूकार जी, मुनाफा तो तब होता है जब सामान बेचा जाए। मैं तो आज पुण्य कमा रहा हूँ। ये लोग जो डिब्बे में डाल रहे हैं वो इनकी अपनी श्रद्धा है, मेरी कोई मांग नहीं। अब पुण्य का आधा हिस्सा तो मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो सीधे ऊपर वाले के खाते में जाता है। साहूकार गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे समझ आ गया कि मदन ने उसे उसी के खेल में मात दे दी है, पर उसके मन में बदले की आग और तेज हो गई। रात के 2 बज रहे थे। बारिश अब धीमी हो गई थी। मदन दुकान बढ़ाकर घर जा चुका था, लेकिन वो अपना वो दान का डिब्बा दुकान के अंदर ही छोड़ गया था। साहूकार की कोठी पर साजिश रची जा रही थी। साहूकार ने लल्लन को एक काला कपड़ा थमाया। लल्लन, उस डिब्बे में आज कम से कम 10-15 हजार रुपए होंगे। अगर मदन मुझे आधा हिस्सा नहीं दे रहा तो मैं पूरा हिस्सा खुद ले लूंगा। जा और वो डिब्बा उठाकर लिया। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हुजूर, काम पक्का समझिए। इस अंधेरी रात और बारिश के शोर में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब संदूक साफ हो गया। लल्लन दबे पांव मदन की दुकान की ओर बढ़ा। उसने दुकान की कच्ची दीवार के पीछे से रास्ता बनाया और अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि डिब्बा वहीं रखा था। लल्लन ने डिब्बे को उठाकर कोठी की तरफ भागने लगा। उसे लग रहा था कि आज उसकी और साहूकार की किस्मत चमकने वाली है। मालिक, ये देखिए, पूरा का पूरा माल उठा लाया हूँ। बहुत भारी है, लगता है आज तो चांदी ही चांदी है। साहूकार की आंखों में लालच की चमक थी। उसने जल्दी से डिब्बे का ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला तो वो चौंक गया। साहूकार ने हाथ बाहर निकाला तो उसकी उंगलियों पर चिपचिपी स्याही और कुछ कंकड़ लगे थे। डिब्बे में ऊपर तो थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन नीचे सिर्फ भारी पत्थर भरे हुए थे। तभी लल्लन ने डिब्बे के नीचे चिपका हुआ एक छोटा सा कागज देखा। मालिक, ये देखिए, इस पर कुछ लिखा है। साहूकार जी, दान का पैसा मंदिर की तिजोरी में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। चोरी की नीयत रखने वालों के लिए इसमें केवल पत्थर और काली स्याही है। साहूकार को अब समझ आया कि मदन ने शाम को दुकान बढ़ाते वक्त ही सारा असली पैसा निकाल दिया था। साहूकार की उंगलियों पर लगी वो काली स्याही ऐसी थी जो हफ्तों तक छूटने वाली नहीं थी। यानी अब साहूकार का चेहरा उसकी चोरी की गवाही खुद देने वाला था। उस मछली वाले ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब अगर मैं बाहर निकला तो लोग पूछेंगे कि हाथ काले कैसे हुए। लल्लन, जल्दी से नींबू और साबुन लेकर आ। आइए भाइयों, आज पकौड़े मुफ्त नहीं हैं, लेकिन दाम बिल्कुल वाजिब हैं। मेहनत की कमाई का स्वाद ही कुछ और होता है। मदन भाई, कल तुमने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। साहूकार जी आज दिखाई नहीं दे रहे। सुना है उनके हाथों में कोई अजीब बीमारी हो गई है, हाथ काले पड़ गए हैं। कर्मों की स्याही जल्दी नहीं छूटती भाई साहब। खैर, आप पकौड़ों का आनंद लीजिए। आज मैंने इसमें एक खास मसाला डाला है, ईमानदारी का मसाला। जहां एक तरफ साहूकार अपनी कोठी में बंद था, वहीं दूसरी तरफ मदन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मदन की पत्नी कमला भी आज दुकान पर उसका हाथ बटाने आई थी। दोनों मिलकर मेहनत कर रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि साहूकार अपमान का ये घूंट इतनी आसानी से नहीं पीने वाला था। साहूकार धर्मदास ने अपने हाथ दस्ताने से ढंक लिए थे ताकि उसकी काली स्याही किसी को न दिखे। उसने अपनी ऊंची पहुंच का फायदा उठाया और गांव के मुखिया पर दबाव बनवाकर पंचायत बुलवा ली। शाम के वक्त बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। मदन को वहां सफाई देने के लिए बुलाया गया। साहूकार ने मुखिया के कान भर दिए थे कि मदन बिना किसी लाइसेंस और सफाई के नियमों की उल्लंघन में दुकान चला रहा है।
मुखिया जी, गांव की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। ये मदन न जाने कैसी खराब मछलियों के पकोड़े खिला रहा है। कल इसने मुफ्त का लालच देकर पूरे गांव को बीमार करने की साजिश रची थी। मेरा मानना है कि इसकी दुकान तुरंत बंद कराई जाए और इस पर भारी जुर्माना लगे। मदन, साहूकार जी का आरोप गंभीर है। क्या तुम्हारे पास खाने पीने का सामान बेचने का कोई सरकारी कागज है? और तुम इतनी भीड़ में सफाई का ध्यान कैसे रखते हो? मुखिया जी, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, साहूकार जी की तरह बड़ी कोठी का मालिक नहीं। रही बात सफाई की, तो गांव का हर इंसान जानता है कि मेरी दुकान की मछलियां ताजी होती हैं। साहूकार जी को कल मेरी दुकान से बहुत लगाव था, आज अचानक नफरत कैसे हो गई? साहूकार ने एक सरकारी दिख वाला कागज मेज पर पटका। उसने कहा कि उसने शहर से जांच अधिकारी बुलाए हैं जो मदन की दुकान का मुआयना करेंगे। मदन समझ गया कि साहूकार ने अधिकारियों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होगा। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सबको लगा कि अब मदन की दुकान सच में बंद हो जाएगी। अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो गई। साहूकार 2 सूट बूट वाले अधिकारियों को लेकर मदन की दुकान पर पहुंचा। गांव वाले दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। साहूकार के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे पक्का यकीन था कि अधिकारी मदन की दुकान में कमियां निकाल देंगे और उसे सील कर देंगे। तुम मदन हो? अपनी दुकान के बर्तन और मछलियों का स्टॉक दिखाओ। हमें खबर मिली है कि तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, जो कुछ है आपके सामने है, आप खुद जांच कर लीजिए। अधिकारियों ने दुकान का कोना कोना छान मारा। उन्होंने कढ़ाई का तेल चेक किया, चटनी की शुद्धता देखी और मछलियों की ताजगी की जांच की। साहूकार बगल में खड़ा होकर बार बार उन्हें इशारा कर रहा था कि कुछ गलत ढूंढें। तभी एक अधिकारी की नजर उस बर्तन पर पड़ी जिसमें मदन ने बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम किया हुआ था, ताकि दुकान के बाहर की गंदगी साफ की जा सके। साहूकार जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमने पूरे जिले में ऐसी साफ सुथरी और व्यवस्थित छोटी दुकान नहीं देखी। तेल बिल्कुल ताज़ा है और मछलियाँ आज ही की पकड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बारिश के पानी के निकास का भी बेहतरीन इंतजाम किया है। पर साहब, वो लाइसेंस? छोटे विक्रेताओं के लिए जो नियम है, मदन उनका पूरा पालन कर रहे हैं। बल्कि हमें तो इन्हें सम्मानित करना चाहिए कि इस मौसम में भी ये लोगों को शुद्ध भोजन दे रहे हैं। साहूकार का चेहरा एक बार फिर उतर गया। उसे समझ नहीं आया कि जिस अधिकारी को उसने पैसे देने का वादा किया था, उसने मदन की तरफदारी क्यों की। पंचायत और जांच में हारने के बाद साहूकार धर्मदास अपने घर में दुबक कर बैठ गया। शर्मिंदगी और गुस्से की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया और अजीब बात ये थी कि उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। गांव के हकीम ने कहा कि ये मानसिक तनाव और कमजोरी की वजह से है। साहूकार की पत्नी ने बहुत कोशिश की, लेकिन साहूकार ने 2 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं चखा था। जब ये खबर मदन तक पहुंची तो उसने कुछ अलग करने का सोचा। जी, आपने सुना? साहूकार जी बीमार पड़ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पापों का घड़ा भर गया है। देखो कमला, दुश्मनी अपनी जगह है और इंसानियत अपनी जगह। साहूकार ने जो किया वो उसका कर्म था, लेकिन अगर कोई बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उनके लिए कुछ खास बनाऊंगा। मदन ने अपनी दुकान पर जाकर ताजी मछलियों का सूप और बहुत ही कम तेल मसाले वाले मछली के उबले हुए पकौड़े तैयार किए, जो सेहत के लिए अच्छे थे। वो खुद एक बर्तन में इन्हें लेकर साहूकार की कोठी पर पहुंचा। साहूकार जी, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए मैं आपके लिए क्या बनाकर लाया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो मदन? मेरा मजाक उड़ाने? देखो मेरे हाथ, वो स्याही अभी भी नहीं छूटी है। तुम जीत गए हो, अब जाओ यहाँ से। मदन ने बिना कुछ कहे सूप का कटोरा साहूकार के पास रख दिया। उसकी सोंधी खुशबू ने साहूकार की भूख जगा दी। साहूकार ने झिझकते हुए 1 चम्मच सूप पिया और उसे अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो बर्बाद करना चाहता था, वही उसकी बीमारी में सबसे पहले भोजन लेकर खड़ा है। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। मदन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे काम में अड़ंगे डाले, तुम्हें चोर साबित करने की कोशिश की, लेकिन तुम सच में बड़े दिल वाले निकले। साहूकार जी, व्यापार और रंजिश को अलग रखना चाहिए। आप गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। आपकी ईर्ष्या ने आपको बीमार किया है, मेरी दुकान ने नहीं। आप ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए बड़ी जीत है।
साहूकार ने उसी वक्त लल्लन को बुलाया और अपनी तिजोरी से वो 10,000 रुपए निकाले जो उसने मदन को फंसाने के लिए रखे थे। उसने वो पैसे मदन की तरफ बढ़ा दिए। साहूकार ने तय किया कि वो अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं बल्कि गांव की भलाई के लिए करेगा। ये पैसे लो मदन, ये तुम्हारी चतुराई का इनाम नहीं बल्कि मेरे प्रायश्चित की पहली किश्त है। इससे तुम अपनी दुकान को एक पक्की दुकान में बदल लो ताकि बारिश में तुम्हें और तुम्हारे ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। साहूकार जी, ये पैसे मैं रख तो लूंगा, लेकिन इसे मैं अपने लिए नहीं बल्कि गांव के अस्पताल में दवाइयों के लिए दूंगा। मेरी दुकान तो मेरी मेहनत से ही पक्की बनेगी। साहूकार मदन की बात सुनकर दंग गया। उसे आज समझ आया कि असली चतुराई केवल पैसे कमाने में नहीं बल्कि लोगों का दिल जीतने में होती है। साहूकार के मन से बोझ उतर गया और उसकी सेहत में सुधार होने लगा। अब वो कोठी के अंदर बैठने के बजाय गांव के विकास कार्यों में हाथ बटाने लगा था। देखो कमला, सावन जा रहा है लेकिन जाते जाते हमारे गांव को कितना कुछ दे गया। जी, आपने सही कहा। आपकी चतुराई और सादगी ने न केवल हमारी दुकान बचाई बल्कि साहूकार जी जैसे पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, साहूकार खुद मदन की दुकान पर आया। आज उसके हाथों में कोई दस्ताने नहीं थे। स्याही के निशान तो मिट गए थे, लेकिन उन हाथों में अब मदन के लिए सम्मान की एक नई लकीर थी। साहूकार ने सबके सामने घोषणा की, भाइयों, आज से मदन की ये दुकान केवल एक ठेला नहीं बल्कि हरियापुर की शान के नाम से एक पक्की दुकान बनेगी और इसका उद्घाटन गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति मदन खुद करेगा। साहूकार जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो बस एक मामूली मछली पकौड़े बेचने वाला हूँ। मेरा काम तो बस लोगों को स्वाद देना है। जिसके बाद मदन ने अपनी नई पक्की दुकान की शुरुआत की। आज भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब किसी को भीगने का डर नहीं था। दुकान के ऊपर एक बड़ा सा शेड बन गया था, जिसके नीचे गांव के लोग आराम से बैठकर मछली के पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। आइए भाइयों और बहनों, हरियापुर के मशहूर मदन के मछली के पकौड़े तैयार हैं। स्वाद वही, ईमानदारी नहीं। मदन ने अपनी बुद्धिमानी से ये साबित कर दिया कि व्यापार केवल पैसों का खेल नहीं है बल्कि ये रिश्तों और विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।